अगले दिन मंथली एग्जाम्स आ चुके थे। बाई निंगबिंग थोड़ा नर्वस और गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए वो सुबह सुबह अकेली ही स्कूल निकल गई। मैं अपनी साइकिल चलाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात लिन हाउतियन से हुई। वो वही लड़का था जिसने एक बार बाई निंगबिंग के चक्कर में मुझे टॉयलेट में घेर लिया था और सबक सिखाने वाला था। मुझे नहीं पता कि बाई निंगबिंग ने उसका क्या हाल किया था। मुझे बस इतना पता था कि लिन हाउतियन फिर कभी मेरे पंगे में नहीं आया। और इस वक्त लिन हाउतियन को गली में कुछ औरतों ने घेर रखा था। उनकी जो लीडर थी वो एक जानी पहचानी शक्ल थी, क्यूई ज्यू। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपनी साइकिल रोक दी। लिन हाउतियन ने अपने स्कूल बैग को अपने सीने से चिपका रखा था और वो एकदम चौकन्ना होकर क्यूई ज्यू को देख रहा था, डर के मारे। उसकी दोनों टांगे बुरी तरह कांप रही थी। ज्यू सिस्टर, आप मुझे जाने दो ना प्लीज, मुझे वाकई नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है। तुझे जाने दूं तो मेरा पैसा कौन वापस करेगा? क्यूई ज्यू ने एक ठंडी हंसी हंसी। मुझे दिख रहा है कि तू भी मरना नहीं चाहता, तो अगर ऐसी बात है तो चुपचाप मेरे साथ चल। अगर तेरे उस भाई में थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो वो पक्का तेरी जगह लेने आएगा, पर अगर वो बेहया निकला तो फिर इस क्यूई ज्यू को पत्थर दिल होने का दोष मत देना। वैसे तेरी शक्ल सूरत ठीक ठाक ही है। अगर तेरा भाई नहीं आया तो तू चुपचाप मेरी गैंग में शामिल हो जाना। मैं तेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, और जहां तक तेरे भाई की बात है, मैं उसके उधारी के पैसे भी माफ कर दूंगी। लिन हाउतियन का परिवार कोई गरीब नहीं था, पर उसके माँ बाप उसके बड़े भाई पर बहुत सख्त थे। अगर उन्हें पता चल गया कि उसने इन गुंडों का पैसा मार रखा है तो वो लोग उसको पीट पीट कर मार डालेंगे। इसलिए लिन हाउतियन का भाई बस बाहर छुपने की हिम्मत कर पाता था। तो अब हिसाब ये था कि क्यूई ज्यू को उसका भाई नहीं मिला तो वो इसकी औकात दिखाने आ गई। लिन हाउतियन स्कूल के अंदर जरूर एक भाई बनकर घूमता था, पर उसका भौकाल बस स्कूल की बाउंड्री तक ही था। अभी उसके सामने बाहर के असली गुंडे खड़े थे। उसकी क्या औकात जो उनसे पंगा ले। उसने रोते हुए चेहरे के साथ भीख मांगी। ज्यू सिस्टर, आप मुझे बस इस बार छोड़ दो, मुझे सच में नहीं पता मेरा भाई कहाँ छुपा है। उसकी इस बात ने शायद क्यूई ज्यू का दिमाग गर्म कर दिया था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन आया। उसने अपने मुंह की कैंडी जमीन पर थूक दी। लगता है तू ऐसे इज्जत से नहीं मानेगा, तुझे लात की जरूरत है। उसने अपना हाथ उठाया। वो अपनी गैंग की लड़कियों को उसे उठा ले जाने का इशारा करने ही वाली थी कि पीछे से एक जानी पहचानी और कमीनी हंसी वाली आवाज आई। कुछ ही दिन नहीं देखा क्यूई ज्यू, तेरा भौकाल तो काफी बढ़ गया है। ये आवाज क्यूई ज्यू के लिए किसी भूत की आवाज से कम नहीं थी। अगले ही सेकंड उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भैंचोद, ये आफत अचानक कहां से टपक आई? पिछली बार उसकी जो कुत्तों की तरह पिटाई हुई थी, उसका ट्रामा क्यूई ज्यू के दिमाग में अभी भी ताजा था। वहीं दूसरी तरफ लिन हाउतियन ने मेरी तरफ एकदम चमकती आंखों से देखा। उसे अभी भी याद था कि मेरी फाइटिंग स्किल्स एकदम टॉप लेवल हैं। उसको जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। फांग युआन भाई, जल्दी मुझे बचा ले। उसे लगा था कि यहाँ कोई भयंकर फाइट होगी, पर जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। क्यूई ज्यू पीछे मुड़ी और मक्खन लगाते हुए बोली, युआन भाई, तो आप यहाँ हैं? ये आपका क्लासमेट है क्या? गलतफहमी हो गई, पूरी गलतफहमी है। हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, एकदम अभी। लिन हाउतियन के होश उड़ चुके थे। भाई साहब, ये क्या था? क्यूई ज्यू मुझे जानती थी और वो मुझसे फट्टू की तरह डर रही थी। वो मुझे युआन भाई बुला रही थी। ओए बाप रे, उसने पहले जोश जोश में औकात भूलकर किस भयंकर आफत से पंगा ले लिया था। किसी ने उसके शौक पर ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं और क्यूई ज्यू ने भी नहीं। क्यूई ज्यू फटू की तरह अपने कदम पीछे खिसका रही थी ताकि वो चुपचाप मेरे बगल से निकल ले। मैंने अपना हाथ आगे करके उसे रोक लिया। क्यूई ज्यू ने रोते हुए चेहरे से मेरी तरफ देखा। युआन भाई, मेरी सच में गलती है, मुझे इस बार माफ कर दो ना। अगर फाइटिंग की बात हो तो वो मेरे सामने जीरो थी। अगर पावर और गैंग्स की बात हो तो वो मेरी छोटी सी गर्लफ्रेंड बाई निंगबिंग के आगे कहीं नहीं टिकती थी। टेंशन मत ले, मैं तुझे इस बार पीटूंगा नहीं, पिटाई नहीं होगी। क्यूई ज्यू के अंदर एक सेकंड में जान आ गई। उसके चेहरे पर पूरी हंसी खिल गई। उसके मुंह से मक्खन लगाने वाली बातें अभी निकलने ही वाली थी कि तभी उसने मुझे बोलते सुना, चुपचाप पुलिस वालों के साथ उनके स्टेशन चली जा। मैंने अभी अभी पुलिस को कॉल लगा दिया था। जब मैं खुद क्यूई ज्यू को नहीं जाने देना चाहता था तो वो भला कैसे भाग सकती थी। जब पुलिस वाले आकर लिन हाउतियन, क्यूई ज्यू और बाकी सबको ले गए, तब जाकर मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागा। पहला एग्जाम चाइनीज लैंग्वेज का था और आधे से ज्यादा टाइम निकल चुका था। अच्छा हुआ ये बस एक मंथली एग्जाम था। हालांकि मैं बहुत ज्यादा लेट था, पर टीचर ने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। मेरी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बहुत तेज है, पर तेज होने की भी एक लिमिट होती है। जब टाइम खत्म हुआ तब मैंने बस एस्से का टाइटल ही लिखा था। अंदर का पूरा पेज एकदम खाली था। 2 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स खत्म हो गए। भले ही ये एक मंथली एग्जाम था, पर लिन हाई स्कूल वैसे भी अपनी सख्ती के लिए जाना जाता था। हर एक क्लास के स्टूडेंट्स को अलग अलग बिठाकर एग्जाम लिया जाता था। इसलिए मैं और बाई निंगबिंग एक ही क्लासरूम में नहीं थे और उसे ये भी नहीं पता था कि मैं उस दिन लेट पहुंचा था। एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं टॉयलेट गया। जब मैं अपने हाथ धो रहा था तो मेरी मुलाकात अपनी क्लास के शूमो और जियांगचे से हुई। वो दोनों उस वक्त एग्जाम के क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी शराफत दिखाते हुए मैंने मुस्कुराकर उन्हें हेलो बोला। मुझे अपनी पेन घुमाने की आदत है, जिसकी वजह से मेरे हाथों पर काफी सारे पेन के निशान बन गए थे। उनसे हेलो बोलने के बाद
मैं अपना सिर झुकाकर ध्यान से हाथों के वो निशान धो रहा था। मेरा सिर हल्का सा झुका हुआ था, मेरे छोटे और नीट बाल कानों तक आ रहे थे और मेरे चेहरे की एकदम शार्प जॉ लाइन साफ दिख रही थी। शूमो और जियांगचे ने मुझे गौर से देखा। मैं स्कूल में आते ही नया स्कूल हंक बन गया था। बिना किसी डाउट के मैं बहुत हैंडसम था, पर ध्यान से देखने पर शुरू में कोई भी मुझे देखकर इंप्रेस हो जाता था और जितना ध्यान से देखो उतना ही मेरा जलवा बढ़ता जाता था। बहुत से हैंडसम लड़के ऐसे होते हैं जो या तो पहली झलक में मस्त लगते हैं, पर ज्यादा देखने पर उनका चार्म फीका पड़ जाता है, या फिर शुरू में वो ठीक ठाक ही लगते हैं पर धीरे धीरे उनकी लुक अच्छी लगने लगती है। पर मैं उस लेवल का हैंडसम था जिसमें ये दोनों खूबियां थीं, चौड़े कंधे और पतली कमर, तलवार जैसी नुकीली भावें और चमकती आंखें और एकदम क्लियर वाइट स्किन जो एक ही सेकंड में किसी की भी नजर खींच सकती थी और जो टाइम के साथ और भी क्लासी लगती थी। मेरे जैसा हैंडसम लड़का बिना कुछ किए अगर किसी के बगल में खड़ा भी हो जाए तो बाकी लड़कों को अपनी औकात का एहसास हो जाए। ऐसी हालत में वो मुझसे जलने का भी नहीं सोच सकते। बाई निंगबिंग के मार्क्स टॉपर थे, अच्छी फैमिली थी और दिखने में वो कातिल थी और सिर्फ जियांगचे ही उसे पसंद नहीं करता था, शूमो भी इस लिस्ट में शामिल था। पर शूमो अपनी फीलिंग्स थोड़ी दबा कर रखता था। उसने जानबूझकर ये टॉपिक छेड़ा। इस बार के एग्जाम में टीचर्स ने पूरी भड़ास निकाल दी। क्वेश्चंस एकदम पागलपन वाले थे। मुझे तो आधे क्वेश्चन समझ ही नहीं आए। जियांगचे को आइडिया नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसने बात आगे बढ़ाई। हाँ, सच में बहुत हार्ड थे। वैसे एक बात बता फांग युआन, तेरा पेपर कैसा गया? शूमो ने एकदम ऐसी आवाज में पूछा जैसे उसे बहुत फिक्र हो। मैंने आखिरकार अपने हाथों के निशान साफ कर लिए थे। एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैंने मुस्कुराहट दी, पीछे मुड़कर शूमो की तरफ हंसते हुए देखा। तू अभी क्या बोल रहा था? जैसे ही उन्होंने मेरी कातिलाना स्माइल देखी, शूमो और जियांगचे दोनों के तोते उड़ गए। शूमो ने थोड़ा हिचकिचाते हुए दोबारा बोला, ये एग्जाम बहुत हार्ड था। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था कि तेरा कैसा हुआ? ठीक ठाक गया। मैंने अभी बेसिक क्वेश्चंस वाला सिलेबस पूरी तरह पढ़ा नहीं था। मेरे हिसाब से मुझे हार्ड क्वेश्चंस से बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरी बस इजी और बेसिक क्वेश्चंस में फट जाती है और इस बार के पेपर में ज्यादातर हार्ड क्वेश्चंस ही थे। और ये हार्ड क्वेश्चंस क्या ही थे, मेरे जैसे बंदे के आगे जिसके पास 2-2 डॉक्टरेट डिग्रीज हों, ये क्वेश्चंस बस बच्चों वाले खेल थे। मेरा उन दोनों के साथ कोई खास रिलेशन नहीं था। हम बस सेम क्लास में थे, तो 2-3 बातें करके मैं वहां से निकल गया। जब मैं थोड़ा दूर निकल गया तब जाकर शूमो ने जलते हुए धीमी आवाज में बोला, पता नहीं इस ठीक ठाक का असली मतलब ठीक ठाक ही है क्या? जियांगचे ने अपना सिर हिलाया। लिन हाई स्कूल का पढ़ाई का लेवल बाकी स्कूल से बहुत ऊपर है। अगर इसका पेपर सच में बेकार गया है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अगर तू भी किसी छोटी रिमोट सिटी में पढ़ा होता तो जरूरी नहीं था कि तू भी लिन हाई की स्पीड मैच कर पाता। इसका पेपर भले ही खराब गया हो, पर तुझे अपनी इस औकात पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में ही बहुत फर्क है। शूमो उसकी इस बात से थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मुझे कब घमंड हो गया बे? एग्जाम्स खत्म होने के बाद छुट्टियां शुरू हो गई थी। सु वानरो और बाई निंगबिंग ने मुझे गेम खेलने बुलाया। मेरे पास उन्हें मना करने का कोई रीजन ही नहीं था। वैसे भी ये उन चारों की गैंग के साथ ही होना था। गू किंगहान का पेट खराब था। हालांकि वो आई थी पर उसने गेम नहीं खेला। वो बस आराम से रेस्ट रूम में बैठी थी। अब एक प्लेयर कम पड़ रहा था। ठीक उसी वक्त मुझे केकिंग का मैसेज दिखा। मैंने हंसकर बाई निंगबिंग से पूछा, क्या मैं अपने एक दोस्त को बुला लूं? बाई निंगबिंग को लगा कि मैं शेनमिंग को बुलाने वाला हूँ। वो अभी मना करने ही वाली थी कि तभी सु वानरो जैसी गधी बीच में बोल पड़ी, हाँ हाँ बिल्कुल, युआन का दोस्त है तो पक्का प्रो प्लेयर ही होगा, बुला ले उसको भी। तो फिर मैंने उसे गेम में इन्वाइट कर लिया। बाई निंगबिंग पूरे टाइम ऐसा लगा जैसे वो वहां है ही नहीं, एकदम गायब। मैं उसे बीच में छोड़कर डायरेक्ट सु वानरो से बातें कर रहा था। उसके दिमाग में अचानक उस दिन की याद आ गई जब मैं और सु वानरो मुस्कुराते हुए पिंकी प्रॉमिस कर रहे थे। मैडम का खूबसूरत चेहरा एकदम टाइट हो गया और उसके आसपास का माहौल एकदम भारी हो गया, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गेम शुरू होने के बाद बाई निंगबिंग के अंदर गुस्सा और इरिटेशन और बढ़ गई। वजह बस इतनी थी, मैं उस नए प्लेयर के साथ वॉइस चैट पर बात कर रहा था और सबसे बड़ी बात, वो नया प्लेयर केकिंग थी। हम दोनों की गेम में ऐसी गॉड लेवल टीम वर्क चल रही थी जैसे हमने पहले हजारों मैचेस एक साथ खेले हों। बाई निंगबिंग को अचानक मेरी बोली हुई एक बात याद आई कि मेरी गेमिंग स्किल्स मुझे किसी एक बंदे ने सिखाई थी। कहीं वो बंदा ये केकिंग तो नहीं? उसने पूरे मैच में अपना मुंह सड़ा कर रखा था, पर उसने गेम में पूरा भौकाल मचा दिया। एक मैच खत्म होने के बाद उसने आराम से MVP का टाइटल ले लिया। वाह किंग, मान गए, आज तो तूने कड़ा खेला है। सु वानरो ने अपना हेडफोन निकाला और आइडिया दिया, चलो बाहर चलकर BBQ खाते हैं। मुंह वार्निंग को भी ये आइडिया मस्त लगा, पर उसे लग रहा था कि एक मैडम का मूड ऑफ है। मैं अभी भी केकिंग से वॉइस चैट पर बात कर रहा था। पता नहीं केकिंग ने क्या बोला,
पर बाई निंगबिंग के कानों में सिर्फ मेरी मर्दाना और खुली हंसी गूंज रही थी। उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। उसे मेरा और केकिंग का हंस हंस कर बात करना एक सेकंड भी और नहीं सुनना था। वो एक झटके में अपनी सीट से खड़ी हुई, वहां से निकलने के लिए तैयार। उसके उठने का झटका इतना तेज था कि ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान उस पे चला गया। मैंने कंफ्यूजन में सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी गहरी आंखों में डाउट था। बाई निंगबिंग, तू कहाँ जा रही है? मेरी इस आशिकाना आंखों को अपनी तरफ देखते हुए। बाई निंगबिंग को हमेशा एक गलत फहमी हो जाती थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ, कि मेरे लिए उसकी औकात सबसे ज्यादा है, पर असल सच्चाई तो उसके हिसाब से कुछ और ही थी। उसके दिल में बिना किसी वजह के एक अजीब सा रोना और दर्द उठने लगा। उसने अपनी नजरें झुकाकर मुझे देखा। सू वानरू कह रही है बीबीक्यू खाने जाना है, तू चलेगा या नहीं? मैंने बस ओह कहा और अपना सिर घुमाकर वापस केकिंग से बात करने लगा। बाई निंगबिंग की जलकर राख होने वाली हालत हो गई थी, पर अच्छा हुआ कि जो लाइन मैंने आगे बोली उसने एक सेकंड में उसका गुस्सा ठंडा कर दिया। केकिंग, मुझे थोड़ा काम आ गया है, बाद में बात करता हूँ, चलो बाय। मैंने कॉल काट दिया। मैंने बाई निंगबिंग से पूछा, क्या तेरा जाने का मन है? मेरी आंखों में एक हल्की हंसी थी। मेरे हैंडसम चेहरे पर एक बहुत ही स्वीट सी मुस्कान थी। बाई निंगबिंग मेरी इन लगातार नजरों से थोड़ा हिचकिचाने लगी। मैंने पहले तुझसे पूछा था, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैंने बिना किसी हेकड़ी के सिंपल जवाब दिया, क्योंकि अगर तू जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, अगर तू जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। बाई निंगबिंग एकदम सुन्न पड़ गई। उसके होठ खुले के खुले रह गए। उसकी आंखों में क्लियरली बड़ा वाला शौक था। जब उसने मेरी इस बात को अपने दिमाग में प्रोसेस किया, बाई निंगबिंग के अंदर जो ज्वालामुखी फटने वाला था वो किसी जादू की तरह शांत हो गया, बल्कि उसे अंदर से बहुत खुशी फील होने लगी। उसके होठों पर आई हल्की सी मुस्कान इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ थी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी वो मुस्कान छुपाई। तो फिर चल। वो मुड़ी और एकदम कूल एटीट्यूड में आगे बढ़ने लगी, पर जाने से पहले वो मेरा बैग उठाना नहीं भूली। दरवाजे के बंद होने की आवाज ने रूम में बैठे बाकी लोगों को बताया कि बाई निंगबिंग बाहर जा चुकी है। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या वो अभी हंस रही थी? सू वानरो ने अपने कंधे उचकाए। क्या ये तुझे साफ साफ नहीं दिखा? मुवानिंग ने आगे ऐड किया, मैं अगर ठीक से बताऊं तो इसको बोलते हैं अपने रोने वाले गुस्से को पूरी खुशी में बदलना। और जहां तक इस चमत्कार के पीछे की वजह का सवाल है, शायद उसकी वजह तू ही है। उसने बाकी का एक्सप्लेनेशन खा लिया और एक कमीनी हंसी हंसते हुए बोली, शायद इसलिए क्योंकि वो थोड़ी छुपी रुस्तम है। मैंने अपनी अभी बोली हुई लाइन को रिकॉल किया और एक सेकंड में समझ गया। लगता है मैंने गलती से उसे दोबारा इंप्रेस कर दिया। लगता है मुझे ऐसे ही अपना भौकाल मेंटेन रखना पड़ेगा बीबीक्यू की दुकान पर। बाई निंगबिंग ने ऑर्डर देने से पहले स्पेशली मुझसे पूछा कि मैं क्या खाऊंगा। मेरा एकदम फुल वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा था। सू वानरो ने क्रेफिश ऑर्डर किया। मुझे याद था कि ये बाई निंगबिंग का सबसे फेवरेट खाना है, पर मैडम थोड़ी आलसी थी। उन्हें उसका छिलका निकालने में मौत आती थी, इसलिए वो मेहनत से बचने के लिए खाना ही छोड़ देती थी। पर मेरे इस नए रोल के हिसाब से मुझे ये सब नहीं पता होना चाहिए, इसलिए मैंने भोलेपन की एक्टिंग करते हुए उससे पूछा, बाई निंगबिंग, तू क्रेफिश नहीं खाती क्या? अरे इसे पसंद क्यों नहीं होगा? बस अपने हाथों से छिलका निकालने में इसका पसीना छूट जाता है। मेरी प्लान के मुताबिक सू वानरो ने ही मुझे जवाब दे दिया, और मुवानिंग जो एक नंबर की चालू थी वो पहले से समझ चुकी थी कि मैं बाई निंगबिंग पर फिदा हूँ। उसने टांग खींचते हुए हंसकर कहा, अगर कोई इसे छिलका निकाल कर दे दे तो ये खा लेगी। मेरा सच में मुवानिंग को एक बढ़िया वाला थम्स अप देने का मन किया। पूरी टीम मेरी सेटिंग करवाने में लगी थी। एकदम मस्त सीन चल रहा था। पहले बाई निंगबिंग को इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। उनकी हाई क्लास फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से वो लोग कभी ऐसी रोड साइड बीबीक्यू टपरी पर खाने नहीं आते थे। पर जब से सू वानरो हम सबको एक बार यहाँ मजे कराने लाई थी, ये गैंग इस टपरी की रेगुलर कस्टमर बन चुकी थी। पर अब मेरे सामने ये सब पोल खुलती देख बाई निंगबिंग के अंदर एक छोटा सा डर बैठ गया। उसे लगा कि मेरी नजरों में वो ऐसी बन जाएगी जैसे कोई बेकार लड़की जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती। उसने हड़बड़ाते हुए एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया, तू इन कमीनियों की बातों पर ध्यान मत दे। मैं ऐसे वेट नहीं कर रही थी कि कोई मुझे छिलका निकाल कर देगा। मेरा बस अभी अचानक से मन नहीं कर रहा खाने का। टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए छिलके निकाल देता हूँ। मैंने वो प्लास्टिक वाले ग्लव्स पहने, एक मस्त क्रेफिश उठाया और उसका छिलका निकालना शुरू कर दिया। बाई निंगबिंग अपने आखिरी लफ्ज बोलते बोलते चुप हो गई। सू वानरो और मुवानिंग उसकी बुरी तरह फिरकी लेते हुए हंस रही थी। बाई निंगबिंग ने शर्म छुपाने के लिए एक हल्की सी खांसी मारी और पूरे एटीट्यूड के साथ अपने होठ उठाकर बोली, थैंक्स। मैंने जो तय किया था कि मैं बाई निंगबिंग को इतना प्यार दूंगा कि वो हवा में उड़ेगी, वो कोई मजाक थोड़ी ना था। जब तक मैं इस लड़की को अपने प्यार में इतना ना पागल कर दूं कि मेरे बिना इसका सांस लेना मुश्किल हो जाए, तब तक वो खुद चलकर मुझे कैसे प्रपोज करेगी? उसकी मेरी चाहत में ऐसी तैसी थोड़ी ना होंगी बिना इसके। हम लड़के अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलते, अपना हिसाब बराबर करके रहते हैं। तो मैंने एक रेफिश का छिलका निकाला और सीधा उसके मुंह के पास ले गया। मुंह खोल। ये हरकत हद से ज्यादा आशिकाना और क्लोज थी, पर मैंने ऐसी एक्टिंग की जैसे मुझे इसका ध्यान ही ना हो। मेरे चेहरे पर वही एकदम क्यूटी पाई वाली इनोसेंट स्माइल थी, और यही वो जालिम स्माइल थी जिसने उसके दिल के अंदर आग लगा रखी थी। बाई निंगबिंग का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। बेवजूद
इतने रोमांटिक हमले को कौन ही बर्दाश्त कर सकता है। बाई निंगबिंग किसी कठपुतली की तरह हो गई थी जिसका अपना दिमाग बंद हो गया हो। उसके दिमाग में बस मेरी आवाज थी। मैं जैसा बोल रहा था वो वैसा ही कर रही थी। मैंने बोला मुंह खोल और उसने चुपचाप अपना मुंह खोल दिया। उसका पूरा सिस्टम हैंग हो चुका था। लगातार ऐसे ही मेरे हाथों से 10-12 क्रैफिश खाने के बाद बाई निंगबिंग का खूबसूरत चेहरा शर्म के मारे पूरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। अपने आग की तरह गर्म गालों को छूते हुए उसे वाकई में डाउट होने लगा कि क्या कहीं उसने एमसी वाला रोल तो नहीं ले लिया। भाई साहब, हालांकि मेरा टारगेट बाई निंगबिंग को अपने प्यार में पागल करना था, पर उसको पैम्पर करना और उसका ध्यान रखना वो भी मेरे दिल से सच्चा निकला था। बाई निंगबिंग को मैं हद से ज्यादा बिगाड़ रहा था। मैडम हवा में उड़ने लगी थी। यहाँ तक कि उसने ये भी सोच लिया कि क्या वाकई मैं उसे पसंद करता हूँ। उसका सीना जज्बातों से पूरी तरह भर चुका था, जैसे वहाँ गुड़ और शहद मिला दिया हो। जब उसने देखा कि मैं उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बाई निंगबिंग ने चुपचाप एक नया प्लास्टिक ग्लव पहना और वही काम करने लगी जिससे उसकी सबसे ज्यादा मौत आती थी। बहुत मेहनत से उसने छिलका निकाला, अंदर का मीट निकाला और लाकर चुपचाप मेरे बाउल में रख दिया। सू वान रॉ और मू वानिंग को फील हुआ जैसे सिंगल होना सबसे बड़ा पाप है। उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैंने अपना छिलका निकालने का काम रोक दिया और अपने ग्लव्स कचरे में फेंक दिए और चुपचाप वेट करने लगा कि बाई निंगबिंग मुझे खिलाए। वो एक निकालती और मैं चुपचाप दबा लेता। एक खाने के बाद मैं उसकी तारीफ भी करता। बाई निंगबिंग, तूने छिलका एकदम परफेक्ट निकाला है। बाई निंगबिंग, तेरी स्पीड बहुत तेज है। बहुत टेस्टी है। अब समझ आया तुझे इतना पसंद क्यों है। मेरे चेहरे की वो हैरान और खुश होने वाली स्माइल और मेरी मीठी मीठी बातें, इन सब ने बाई निंगबिंग को पूरा आसमान में चढ़ा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो छिलका नहीं निकाल रही, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि देश चला रही है। तो उसने अपना खूबसूरत चेहरा पूरा टाइट किया और एकदम सीरियस फोकस के साथ छिलके निकालने में लग गई। तब तक निकाला जब तक उसके हाथों में दर्द नहीं हो गया, जब तक मेरे बाउल में उसने छिलका निकाले हुए झींगों का पहाड़ नहीं खड़ा कर दिया। मैंने अपना सिर उठाया तो मेरी नजरें सीधा मू वानिंग और सू वानरॉ की टांग खींचने वाली निगाहों से टकराई। बाई निंगबिंग को डर था कि कहीं वो दोनों मेरे सामने कोई ऐसी बात ना बोल दें जो मुझे नहीं सुननी चाहिए। तो उसके दिमाग की नस घूमी और वो पलटी मारते हुए बोली, जलो मत, मेरी मॉम ने मुझे फांग युआन का ध्यान रखने को बोला है। एक नंबर की नखरे वाली। उसकी ये बात सुनकर मेरा सच में उसे आंखें दिखाने का मन कर रहा था। मू वानिंग और सू वानरॉ का तो बस नहीं चल रहा था कि वो टेबल पर पड़े झींगे के छिलके उसके मुंह में ठूस दें ताकि आगे से वो ऐसी बकवास ना कर सके। वहां का माहौल ऑकवर्ड होने का कोई चांस ही नहीं था और ना ही वहां सन्नाटा छाने वाला था, क्योंकि मैंने अगले ही सेकेंड एक कमीनी सी मुस्कान के साथ एक बम फोड़ा। बाई निंगबिंग, मुझे आज पता चला कि तू तो एक नंबर की मम्मा जी गर्ल है। बाई निंगबिंग के तो तोते उड़ गए। मम्मा जी गर्ल? काहे की मम्मा जी गर्ल? वो बिल्कुल नहीं थी ऐसी। उसने किसी मूर्ति की तरह आहिस्ता से अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। मेरी तीखी भावें और चमकती आंखें, चेहरे से मैं एकदम भौकाल वाला हैंडसम लड़का लग रहा था। पर इस वक्त उस हैंडसम लड़के यानी मेरे आंखों में जो लुक था वो किसी चलते फिरते मीन की तरह लग रहा था। जैसे मैं मुंह टेढ़ा करके बोल रहा हूँ, ई तो तू ऐसी लड़की है। नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो सच में ऐसी नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन उसके मुंह तक आ चुकी थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर शुरू कहाँ से करे। अगर वो बोलती कि वो ऐसी नहीं है तो हर बार जब भी उसने मेरी परवाह करने के लिए अपनी मॉम का बहाना बनाया था, वो सारी बातें सुनने में बिल्कुल किसी मम्मा की चमची जैसी लगती थी। वो वहां हिचकिचाती रही, अंदर ही अंदर उसकी फटी पड़ी थी। मेरी अचानक से हंसी निकल गई। मैं तो मजाक कर रहा था यार, दिल पर मत ले। ऐसा एक्सप्लेनेशन देना ना देने से भी ज्यादा बेकार था। बाई निंगबिंग का पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसकी वो खुशियों से भरी फीलिंग इस घटिया गलतफहमी की वजह से एक सेकंड में कचरे के डब्बे में जा गिरी। उसका मूड जरूर खराब हो गया था, पर हम बाकी तीनों को तो बड़ा मजा आ रहा था। मैं और वो दोनों लड़कियां बिना बोले एक दूसरे को समझ रहे थे। हम तीनों बस सिर झुकाकर अपनी हंसी दबा रहे थे। अच्छा हुआ सू वानरॉ ने सही टाइम पर टॉपिक घुमा दिया। युआन, इस बार के एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे। तेरा पेपर कैसा गया? सू वानरॉ, मू वानिंग और बाई निंगबिंग के सामने मैंने कोई फेक शराफत नहीं दिखाई और सीधा बोला, बहुत मस्त गया, एकदम कड़क। सू वानरॉ को मेरा ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। मस्त गया तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, अगर बेकार भी गया होता तो कोई टेंशन नहीं थी। तू अभी नया नया तो ट्रांसफर होके आया है, सिलेबस की स्पीड मैच न कर पाना नॉर्मल है। हम फट्टू थोड़ी हैं। इस बार ठीक नहीं हुआ तो अगली बार फाड़ देंगे। बिंग पढ़ाई में बहुत खतरनाक है। अगर तुझे कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो सीधा इसके पास जाना। हाँ बिल्कुल जाऊंगा, थैंक यू। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर और ऐसे ही बातें की और बहुत सारा खाना भी पेल दिया। बस एक बाई निंगबिंग ही थी जो अपना भारी शरीर घसीटते हुए एकदम सैड शक्ल में थी। उसका शरीर इतना भारी क्यों था? क्योंकि अब उसके कंधों पर मम्मा जी गर्ल का बड़ा सा टैग चिपक गया था। वो भी खासकर मेरी नजरों में उसकी यही इमेज बन गई थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी इस छोटी सी बात का बाई निंगबिंग पर इतना भयंकर असर होगा, जिसकी वजह से अगले पूरे दिन मैंने बाई निंगबिंग को इस मम्मा जी गर्ल के टैग से छुटकारा पाने के लिए
उसकी मौत को दावत देने वाली हरकतें देखी। ब्रेकफास्ट के टाइम आंटी बाई बोली, बेटी जरा किचन से मॉम के लिए दूध की बोतल ला देना। बाई निंग बिंग ने एकदम चिल होके आराम से बोला, टाइम नहीं है, खुद ले लो। आंटी बाई एकदम हैरान रह गई। उसके बाद अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोली, बहुत बढ़िया बेटा। बाई निंग बिंग, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब तेरे पर निकल आए हैं, अब तू मेरी बात नहीं मानेगी। आंटी बाई ने वहीं से एक डंडा उठाया और बाई निंग बिंग की पिटाई करने के लिए उसके पीछे भागी। ब्रेकफास्ट के बाद आंटी बाई बाहर जाने के लिए तैयार थी। बेटी तुझे क्या लगता है मॉम इस ड्रेस में कैसी लग रही है? बाई निंग बिंग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी औकात दिखाते हुए बोला, एकदम घटिया लग रही हो। आंटी बाई के दिल पर गहरा सदमा लगा। उन्होंने नीचे झुककर अपनी चप्पल निकाली और सीधा बाई निंग बिंग के सिर के पीछे दे मारी। मैंने तेरे जैसी नखरे वाली गधी को पैदा ही क्यों किया? आंटी बाई अपनी दोस्तों के साथ फेशियल स्पा करवा के आई थी। उनका चेहरा एकदम टमाटर की तरह चमक रहा था, पूरी तरह से ग्लो कर रही थी। घर वापस आने पर उन्होंने बाई निंग बिंग से पूछा, बेटी क्या तुझे नहीं लगता कि तेरी मॉम और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं? बाई निंग बिंग ने झुककर आंटी बाई के चेहरे को ध्यान से देखा और पूरी तरह सीरियस होकर अपना रिजल्ट दिया। मॉम आपकी आंखों के पास झुर्रियां पड़ गई हैं। बाई निंग बिंग, आंटी बाई दहाड़ते हुए चिल्लाई। और जब पापा बाई घर वापस आए, आंटी बाई रोते हुए पापा बाई के गले लगकर शिकायत करने लगी। पापा बाई का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उनके आसपास एक खतरनाक बॉस वाला भौकाल और ऑरा बन गया और उन्होंने एकदम शांत आवाज में कहा, बाई निंग बिंग जाकर आंगन में घुटनों पर बैठ जा। बाई निंग बिंग के चेहरे पर एक शांति थी। उसने एक रत्ती भर भी बहस नहीं की, आंगन में घुटनों पर बैठ गई और अपना सिर ऊपर करके आसमान को देखने लगी। वो सोच रही थी, मेरा ये बड़ैस रेबेल वाला बिहेवियर देकर अब तो किसी एंगल से मम्मा जी गर्ल वाला सीन नहीं लग रहा ना। अब तो मुझे पक्का मम्मा जी गर्ल समझने की भूल नहीं करेगा। लड़के बहुत पिघले हुए दिल के होते हैं। उसने अपने कजन भाई के साथ बहुत सारे रोमांटिक ड्रामास देखे थे। उन सीरियल्स में जब मेन लीड लड़की को सजा मिलती है और वो घुटनों पर रोती है तो अचानक से जोर की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे हीरोइन एकदम लाचार और बेचारी लगती है और उस टाइम हीरो का दिल उसके लिए बुरी तरह तड़प उठता है और पिघल जाता है। पर किस्मत देखो, जो आसमान वो देख रही थी वो एकदम साफ नीला आसमान था। एक छोटा सा बादल तक नहीं था वहां। धूप इतनी भयंकर कड़क थी कि स्किन जल जाए। धूप से उसका गोरा चेहरा जलने लगा था और उसे दर्द होने लगा था। मैं पूरे दिन अपनी हंसी कंट्रोल करके फटने वाला था जब मैंने देखा कि बाई निंग बिंग उस कड़ी धूप में लाचारों की तरह घुटने टेके बैठी है। मैं हंसते हुए उसके पास गया। मुझे सब पता था, पर फिर भी मैंने अनजान बन के पूछा, बाई निंग बिंग तू आज सुबह से आंटी बाई से इतना पंगा क्यों ले रही है? बाई निंग बिंग पूरे दिन से सिर्फ इस एक सवाल का वेट कर रही थी। आखिरकार उसे ये सुनने को मिल ही गया। उसने एकदम आलसी और ठंडा एक्सप्रेशन दिया, ऐसा दिखाया जैसे उसे थोड़ा फर्क नहीं पड़ता और बोली, कुछ खास नहीं, मैं नॉर्मली ऐसी ही रहती हूँ। उसकी वो एटीट्यूड से भरी बातें और उसका वो कातिलाना और ठंडा खूबसूरत चेहरा, कसम से वो इतनी क्यूट लग रही थी कि किसी की भी जान निकल जाए। मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि अपने इस मैच्योर अडल्ट दिमाग के साथ जब मैं बाई निंग बिंग को इस टाइम पे देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये नखरे वाली लड़की कितनी इंटरेस्टिंग है। उसका ये एटीट्यूड और नखरा थोड़ा भी बेकार नहीं लगता, बल्कि बहुत प्यारा लगता है। मैंने जो कल बोला था वो मैं वापस लेता हूँ। बाई निंग बिंग के कान एकदम खड़े हो गए। उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। कौन सी बात? मैं उसके साइड से निकलकर ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने आगे झुककर अपने चेहरे को उसके चेहरे के लेवल पे लाया। कल मैंने तुझे मम्मा जी गर्ल कहा था ना, उसके लिए सॉरी। आखिरकार उसकी सारी बेइज्जती पर से पर्दा उठ गया और उसे इंसाफ मिल गया। बाई निंग बिंग ने अपने अंदर उमड़ती हुई पूरी खुशी को दबाकर ठंडे टोन में कहा, ओह वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे लगता है तू वाकई में एक नंबर की बागी लड़की है बाई निंग बिंग। बूम। मेरी इस बात ने बाई निंग बिंग को जैसे बिजली की तरह पूरी तरह से जला दिया। बाहर से राख और अंदर से कच्ची। उसका चेहरा इतना जम गया था कि गुस्से से उसका एक्सप्रेशन ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। मेरे होठों पर एक चौड़ी और कातिलाना मुस्कान थी। मेरी आंखों में हंसी थी। मेरी वो डीप और गायब कर देने वाली आंखें इतनी ज्यादा हैंडसम लग रही थी कि किसी का भी दिल चुरा ले। पर उस वक्त मेरी उन प्यार भरी खूबसूरत आंखों में उसे अपना खुद का वो गुस्से से फूल का टेढ़ा हुआ चेहरा दिख रहा था। पूरे दिन फालतू में गालियां खाईं, इज्जत गंवाई, धूप में घंटों तक घुटनों पर बैठी रही। बाई निंग बिंग का चेहरा अब सच में दर्द कर रहा था। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसने डर के मारे एक भयंकर चीज नोटिस की। आईने में जो लड़की दिख रही थी वो न सिर्फ 3-4 शेड काली हो चुकी थी, बल्कि उसकी स्किन की पपड़ी निकल रही थी। उसका वो गोरा और चमकता हुआ हुस्न अब कहीं नहीं बचा था। बाई निंग बिंग ने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अब तो मेरी जिंदगी झंड है। मैं सुबह अपनी रनिंग खत्म करके घर वापस आया। मेरे हैंडसम चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। अचानक मुझे फील हुआ कि कोई मुझे पूरी ताकत से घूर रहा है। मैंने उस तरफ घूमकर देखा और मुझे सोफा पर एक लड़की दिखी जिसने एकदम ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक पैंट्स पहने थे, चेहरे पर एक बड़ा सा ब्लैक मास्क लगा रखा था और आंखों पर बड़े बड़े ब्लैक सनग्लासेस चढ़ा रखे थे। वो उस काले सोफा के अंदर इतनी धसी हुई थी
कि लग रहा था जैसे वो सोफा का ही हिस्सा बन गई हो। बाई निंगबिंग, मैंने थोड़े कंफ्यूजन के साथ उसे बुलाया और उसकी तरफ चलते हुए पूछा, तुझे क्या हुआ बे? बाई निंगबिंग ने जब मेरी परफेक्ट और स्पॉटलेस गॉड लेवल हैंडसम शक्ल देखी तो उसने चुपचाप अपने मास्क को और ऊपर खींचा ताकि कुछ ना दिखे और अपनी आवाज दबाकर भारी टोन में बोली, सर्दी हो गई है। मुझे उसके इस बात पर कोई शक नहीं हुआ, ये सुनकर कि उसकी तबीयत खराब है। मुझे वाकई में थोड़ी टेंशन हो गई। मैं सीधा चलकर उसके ठीक पास चला गया और अपना हाथ उसके माथे का टेम्परेचर चेक करने के लिए आगे बढ़ाया। बाई निंगबिंग की आंखें और हाथ एकदम बिजली से भी तेज थे। उसने तुरंत से मेरी कलाई को जोर से पकड़ लिया। तू क्या कर रहा है? मैं चेक कर रहा हूँ कि तुझे बुखार तो नहीं है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तूने पूरी बोरी क्यों पहन रखी है? खुद को इतना क्यों ढका हुआ है? मेरे पीओवी से मुझे बस उसके वो काले चश्मे और उसके पीछे छिपा हुआ उसका ठंडा एटीट्यूड दिख रहा था, पर मुझे क्या पता था कि उन काले चश्मों के पीछे बाई निंगबिंग फटी हुई हालत में इधर उधर देखे जा रही थी। नहीं, मैं इसे किसी भी कीमत पर अपना ये बदसूरत चेहरा नहीं दिखा सकती, वरना मेरी बहुत गंदी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उसने मेरी कलाई को पूरी जान लगाकर कसकर दबाया। मुझे अपना हाथ छुड़ाने का रत्ती भर भी चांस नहीं दिया। तो फिर मैंने अपना दूसरा हाथ उसे चेक करने के लिए आगे कर दिया। रुक जा कमीने! बाई निंगबिंग एक तरफ अपने मुंह से चिल्ला रही थी और दूसरी तरफ उसने मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ने की कोशिश की। पता नहीं मैडम ने कैसा फिजिक्स लगाया, लास्ट में उसने मेरे दोनों हाथों को ऐसी जोर से खींचा कि मैं पूरा बैलेंस खोकर सीधा उसकी बाहों में जा गिरा और उसके ठीक ऊपर लुढ़क गया। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर सोफा पर टेढ़े होके गिर पड़े। वहां का माहौल एकदम सेकंड में भयंकर रोमांटिक और आशिकाना हो गया। बाई निंगबिंग की उंगलियों में टेंशन के मारे इतना पसीना आने लगा कि वो पूरी तरह भीग गई और मैं हैरानी से उसे गिरते हुए देख रहा था। और उस चक्कर में उसके बालों के हटने से जो उसके माथे का हिस्सा दिखा एकदम काला तवा और उसकी पपड़ी भी उठ रही थी। बाई निंगबिंग के दिल में रोमांटिक फीलिंग और आग उछलने लगी थी और मैं अंदर ही अंदर फटी हुई हंसी दबा रहा था। मुझे आखिरकार पूरी पिक्चर समझ आ गई कि इसने ये निंजा वाली ड्रेस क्यों पहनी है। जब मुझे तसल्ली हो गई कि इसे कोई बुखार नहीं है तो मेरे अंदर का वो शैतान और कमीना फितूर जाग उठा। मैंने उसके कान के एकदम करीब जाकर धीरे से और सेक्सी आवाज में बोला, बाई निंगबिंग, तेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, धड़क धड़क धड़क। बाई निंगबिंग का दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे किसी ने उसमें रॉकेट का नाइट्रो बूस्टर लगा दिया हो। वो बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी फुल स्पीड से भाग रहा था। उसके सीने के पास मेरी चौड़ी और गर्म उंगलियां रखी हुई थी और ठीक उसके सामने सितारों की तरह चमकने वाली मेरी वो बेहद प्यार से भरी कातिलाना आंखें थी। बाई निंगबिंग घबराहट के मारे ऐसी हालत में थी कि उसका दिल निकलकर उसके मुंह तक आ गया था। और कहाँ कि मैं चिल था, मेरी भी ठीक वही हालत थी। जो लड़की मुझे पहली ही झलक में फिदा कर दे, जिससे मुझे पहली नजर का प्यार हो जाए, उसका मेरे ऊपर ऐसा जादू और नशा कैसे नहीं चढ़ सकता था। मेरे ठीक सामने उस लड़की की काली और गहरी आंखें थीं। उसकी आंखों में सिर्फ मैं ही दिख रहा था। मैं उसके ठीक ऊपर गिरा हुआ था। मुझे उसके दिल की पागलों जैसी धड़कन एकदम साफ सुनाई दे रही थी। मुझे अचानक अपने पिछले जन्म की याद आ गई, जब मैं और बाई निंगबिंग अकेले में बहुत क्लोज हुआ करते थे। उस वक्त उसके नर्म हाथ मुझे पूरी तरह जकड़ लेते थे और उसका मुझे देखने का अंदाज ठीक अभी जैसा ही होता था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त उसमें एक मैच्योर औरत वाला अलग ही नशा था और अभी की ये बाई निंगबिंग अभी तक अपने इमोशंस छुपाना नहीं सीख पाई थी। एकदम प्लेन व्हाइट पेपर की तरह मासूम थी। मेरा दिमाग थोड़ा भटक गया था। मेरे दिमाग में बस वही गंदे 18+ वाले ख्याल घूम रहे थे और जब मैंने बाई निंगबिंग के इस मासूम चेहरे को देखा तो मुझे अचानक बड़ा पापी और गिल्टी फील होने लगा। हालांकि अब मैं और बाई निंगबिंग दोनों 18 साल के हो चुके थे, पर अभी बाई निंगबिंग की सोच बहुत मासूम थी, जिसके सामने मैं वाकई किसी ठरकी बुढ़े जैसा लग रहा था। मैंने ऑकवर्ड फील करते हुए एक हल्की सी खांसी मारी। मैंने अपना चेहरा साइड कर लिया। सॉरी, तुझे दबा दिया मैंने उठने का नाटक किया। बाई निंगबिंग का भटकता हुआ दिमाग वापस ठिकाने पर आया। उसने 1 सेकंड में मेरा हाथ छोड़ दिया। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, अगर मैं तुझे खींची नहीं तो तू ऐसे नीचे नहीं गिरता। लिविंग रूम में सिर्फ हम दोनों अकेले थे। बाई निंगबिंग ने चुपचाप अपना मास्क ऊपर खींचा ताकि उसकी वो पपड़ी उड़ती हुई स्किन छिप सके। मेरे गाल गर्मी से जल रहे थे क्योंकि मैंने वही फालतू और गंदे ख्याल सोच लिए थे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि बाई निंगबिंग मुझे ऐसे ब्लश करते हुए देखे। उससे मेरी इज्जत की भयंकर वाट लग जाती और मुझे शर्म आती। मैंने ऐसे ही कोई भी सस्ता बहाना मारा और वहां से भाग गया। जिंग सिटी में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था और वो केकिंग था। मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं और केकिंग को आराम से बैठकर बात करने के लिए बुला लिया। हम दोनों एक मिल्क टी की दुकान पर थे। मैं स्ट्रॉ से अपनी मिल्क टी को ऐसे ही पोकर रहा था। मेरा ध्यान वहां बिल्कुल नहीं था। केकिंग ने अपनी भावें उचकाई। कोई टेंशन है क्या? मैंने अपना चेहरा छुआ। क्या इतना साफ दिख रहा है जो तूने एक झटके में पकड़ लिया? केकिंग कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था। उसके हाथ में एक कॉफी का कप था।
उसने एकदम सीरियस होकर सिर हिलाया। भाई, तेरे चेहरे पर बड़ा बड़ा लिखा है। मुझे थोड़ी शर्म आई। मैंने ऑकवर्डली अपने कान के पास के बालों को ठीक किया। मेरे गाल एकदम लाल थे। वैसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस अभी थोड़ी देर पहले एक सीन हो गया। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वाकई में उसकी बॉडी के सपने देख रहा हूँ। केकिंग के मुंह से पूरी कॉफी झटके से बाहर निकल गई। अरे तू ठीक तो है ना? मैंने जल्दी से टिश्यू पेपर निकाला और केकिंग के कपड़े साफ करने के लिए दिया। मुझे पता था कि केकिंग एक लड़का है, इसलिए मैंने इसमें कोई फालतू बात नहीं सोची, और केकिंग तो इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं सोचेगा। पर आसपास के लोगों का सोचना थोड़ा अलग ही था। जियांगचे और शूमो मिल्टी शॉप के दरवाजे पर खड़े थे। वो दोनों हैरानी से अंदर बैठे हम दो लड़कों को देख रहे थे, एक गॉड लेवल हैंडसम और दूसरा भी एकदम मस्त, और ऊपर से हम एक दूसरे के बहुत क्लोज बैठे थे। क्या वो फांग युआन है? शूमो ने थोड़े डाउट में जियांगचे से पूछा। जियांगचे ने अपने माथे पर सिलवटें डाली। मेरे जैसा इतना खतरनाक और यूनिक हैंडसम चेहरा कहाँ इतनी आसानी से किसी और को मिल सकता है? अगर वो तू नहीं तो और कौन हो सकता है? तू तो बाई निंगबिंग को पसंद करता था ना? उसके इतना क्लोज क्यों था? और अभी यहाँ ये क्या गुल खिला रहा है? केकिंग ने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। मेरे साफ करने के बाद भी उस पे कॉफी के निशान साफ दिख रहे थे। उसने बेबस शक्ल बनाकर बोला, यार लगता है मुझे तेरे साथ चलकर नई टी शर्ट दिलानी पड़ेगी। केकिंग ने चिल होकर बोला, लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, घर जाकर चेंज कर लूंगा। पर उस वक्त उसको सबसे ज्यादा उस लड़की में इंटरेस्ट था जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। केकिंग भले ही क्रॉस ड्रेस करता हो और लड़की बनकर रहता हो, पर अंदर से तो वो लड़का ही था। मेरी तरह इतना बेशरम और कैजुअल नहीं था। वो मेरी तरफ थोड़ा आगे झुका और उसने धीरे से कान में पूछा, तू अभी क्या बोल रहा था? तुझे किसकी बॉडी के सपने आ रहे थे? वापस वही पुरानी बात निकली। तो मुझे उसके साथ ये सब शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी आंखें मुस्कुराते हुए छोटी हो गईं। मैंने चुपके से केकिंग को बोला, वो भाई निंगबिंग है, पर अभी वो बहुत ज्यादा मासूम और बच्ची है। मुझे बस यही लग रहा है कि मैं अभी उसके बारे में ऐसे थरकी ख्याल सोच रहा हूँ। ये थोड़ा नीच और घटिया है। केकिंग जानता था कि बाई निंगबिंग कौन है। उस दिन जिस तरह बाई निंगबिंग ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, अंधा भी देखकर बता देता कि वो मुझसे प्यार करती है। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी। ये तो दोस्तों के बीच का मजाक है। केकिंग जब सिर्फ मेरे साथ होता था तभी वो थोड़ा ज्यादा मुस्कुराता था, यहाँ तक कि उसका नखरे दिखाने का भी मन करता। ये तो उसकी किस्मत है। हम दो लड़कों के बीच की ये क्लोज गुपशुप दूसरों की नजरों में एक अलग ही रंग ले चुकी थी। शुमो ने अपने फोन में खींची हुई फोटोज देखी और ताने मारते हुए बोली, देखो हैंडसम होने का कितना फायदा है ना सिर्फ इसने बाई निंगबिंग को अपने आगे पीछे घुमा रखा है, बल्कि फर्स्ट हाई स्कूल के सबसे हॉट लड़के के साथ भी सेटिंग कर रखी है। जियांगचे ने उसे फोटो खींचते हुए देख लिया था, पर उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो बाई निंगबिंग को पसंद करता था। ये उसके दिल के किसी कोने में छिपा हुआ वन साइडेड प्यार था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई और बाई निंगबिंग को बेवकूफ बनाए। जब बाई निंगबिंग अभी भी लिविंग रूम के उस आशिकाना सीन को याद करके हवा में उड़ रही थी, उसे सू वानरो का मैसेज आया। उसमें सिर्फ 2 फोटोज थीं। एक में केकिंग मेरे कान के पास कुछ बोल रहा था और मैं एकदम खुशी से चौड़े होके हंस रहा था। दूसरी फोटो उसकी उल्टा थी। मैं केकिंग के कान के पास कुछ बोल रहा था और केकिंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसकी आंखों से खुशी साफ झलक रही थी। दोनों फोटोज, दोनों में से कोई भी देख लो, हम दोनों के बीच की एक्सट्रीम क्लोजनेस साफ पता चल रही थी। ये कोई कैमरा एंगल का कमाल या फेक फोटो नहीं थी, क्योंकि केकिंग का हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। बाई निंगबिंग की काली आंखें एकदम डार्क हो चुकी थी। वो कंटिन्यूसली फोन में उन फोटोज को घूर रही थी। उसने बिना एक शब्द बोले अपना फोन बंद कर दिया। ये फोटोज शुमो ने अपने वीचैट मोमेंट्स में पोस्ट की थी। दिखने में ये कोई जानबूझकर किया गया हमला नहीं लग रहा था। उसका कैप्शन कुछ ऐसा था, दोनों लड़के इतने हैंडसम और हॉट, आंखों को कितना सुकून मिल रहा है, इनकी केमिस्ट्री कितनी मस्त है। फर्स्ट हाई स्कूल का डॉन वीएस लिन, हाई स्कूल का हैंडसम हंक। जब सू वानरो ने इस पोस्ट को देखा तो उसने बिना सोचे इसे सेव करके सीधा बाई निंगबिंग को फॉरवर्ड कर दिया। बाई फैमिली वाले उस रिच विला एरिया में वापस आकर मैंने बाई निंगबिंग को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। वहां सिर्फ वो अकेले थी। उसने कोई स्पोर्ट्स ड्रेस नहीं पहनी थी। उसने ब्लैक टी शर्ट और एक ढीली ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उसके माथे के सारे बिखरे बाल एक हेयर बैंड से पीछे किए हुए थे, एकदम बिखरे और हवा में उड़ते हुए। उसका खूबसूरत चेहरा पूरी तरह टाइट था, एकदम बिना किसी एक्सप्रेशन के। दिखने में एकदम बड़ायस और ठंडी लग रही थी। साफ लग रहा था कि उसकी भयंकर हट रखी है। मैंने देखा कि उसके पूरे चेहरे पर पसीना था। उसके बाल पसीने से भीग चुके थे। उसके सांस लेने की आवाज भी काफी भारी हो रही थी, जिससे मैं समझ गया कि वो काफी लंबे टाइम से यहाँ अकेले बास्केटबॉल पेल रही है। बाई निंगबिंग, मैंने उसे आवाज लगाई। मेरी आवाज में एक अलग ही बेस और जादू था जो अपने आप में लोगों को खींच लेता था। बाई निंगबिंग की बॉडी 1 सेकंड के लिए वही जम गई। बास्केटबॉल उसके हाथ से फिसल गया। वो लड़की जिसका टारगेट 100% एक्यूरेट लगता था, इस बार बॉल
रिंग के किनारे को भी टच नहीं कर पाई। बॉल हवा में ऐसे ही आर बनाते हुए नीचे गिर गई। वो बिना एक आवाज किए चुपचाप वहां गई। उसने जमीन से बास्केटबॉल उठाई, अपनी कमर के पास उसे दबाया और वापस निकलने की तैयारी करने लगी। इस बार मुझे 100% श्योर हो गया कि इस मोहतरमा का मूड किसी बात पर ऑफ है। जब वो मेरे बगल से निकली और मुझे क्रॉस करने ही वाली थी, मैंने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली। बाय निंगबिंग, तुझे क्या हुआ? मेरे टोन में पूरी फिक्र थी और मेरा उसे इस तरह रोकना बहुत क्लोज दोस्तों वाली हरकत थी। बाय निंगबिंग ने झुककर मेरी जोर से पकड़ी हुई उसकी कलाई को देखा। उसकी काली आंखें एकदम डार्क थीं और जब उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक फेक सी मुस्कान थी। धूप से पपड़ी उड़ गई ना चेहरे की, इसलिए मूड ऑफ है। बाय निंगबिंग को अपनी इज्जत की सबसे ज्यादा परवाह रहती थी, क्योंकि बचपन से ही वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी। तो मैंने भी उसकी इस बकवास बात पर यकीन कर लिया। मैंने अपना मुंह खोला, थोड़ा बेबस होके उससे बोला, यार तू कितनी बच्ची है, इतनी सी बात पर मूड खराब करके बैठ गई। चल मेरे साथ, मैं तुझे दवाई लगा देता हूँ। घर वापस आते वक्त रास्ते में ही मैंने उसके लिए क्रीम और दवाई खरीद ली थी। बाय निंगबिंग को पहले तो मेरा बच्ची बोलना दिल पर लगा, पर जब उसने आगे की बात सुनी तब उसे पता चला कि मेरे हाथ में एक प्लास्टिक बैग टंगा हुआ था, जिसपे हरे रंग के लेटर्स प्रिंट थे, जिसके अंदर एक दवाई का डिब्बा रखा था। उसका दिल ऊपर नीचे पागलों की तरह उछलने लगा। बाय निंगबिंग ने भारी आवाज में पूछा, ये तू स्पेशली मेरे लिए लाया है? नहीं तो क्या? मैंने अपने हाथ में वो बैग हिलाया। तुझे लगता है मेरे जैसा लौंडा धूप से जलने की क्रीम लगाएगा? क्योंकि मैंने थोड़ी ना पूरी दोपहर कड़कती धूप में अपना चेहरा झुलसाया है। कमरे के अंदर बाय निंगबिंग नहाने के बाद बाहर आई, एकदम चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बेड के किनारे पर बैठ गई। मैंने कुर्सी खींची और ठीक उसके सामने बैठ गया, एकदम ध्यान से और फोकस के साथ उसे क्रीम लगाने लगा। कंप्यूटर चेयर की हाइट थोड़ी ऊपर थी बेड से, और ऊपर से बाय निंगबिंग पूरी तरह सीधी नहीं बैठी थी, जिसके चक्कर में मैं उससे आधा बड़ा लग रहा था। मेरे हाथों से दवाई लगवाते वक्त बाय निंगबिंग की नजरें बिना एक पल हिले मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मेरा उसके चेहरे को छूना बहुत सॉफ्ट और प्यार भरा था। मेरी आंखों में एक पूरा फोकस था, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो और वो मेरे लिए बहुत मायने रखती हो।